गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने इस चैप्टर में हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़, फिर क्रॉलर्स एंड क्रीपर्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने लीफ के बारे में पढ़ने की कोशिश करी थी। लीफ के बारे में काफ़ी कुछ हमने जाना था, लीफ के सारे पार्ट्स के बारे में, फिर लीफ वेनेशन से हमें क्या क्या पता चलता है। हमने ये भी डिस्कस करा हुआ था कि अगर लीफ वेनेशन जैसा उसी तरह का रूट भी उसका होता है, उस पर्टिकुलर ट्री का, उस पर्टिकुलर प्लांट का। ठीक है, अब ये अगला टॉपिक आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बहुत ही पहले से आप पढ़ते आ रहे हो, मेरे ख्याल से 3rd या 4th से पढ़ते आ रहे हो, और ये आपको अक्सर मिलता रहेगा। तो ये इजी टॉपिक भी है और मुझे लगता है अब तक आपको क्लियर हो भी गया होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि फ़ोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, तो आप मेरे ख्याल से अब ठीक ठाक बता सकते हो। अब शायद इंग्लिश में भी आप अच्छे से बता पाओगे। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ोटो का मतलब होता है, जहाँ पे भी फ़ोटो वर्ड यूज़ होता है वहाँ पे आप समझ लो कि एनर्जी उसका मतलब होता है। ठीक है, तो फ़ोटो जहाँ पे भी वर्ड यूज़ हुआ हो वहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जी के पैकेट्स के बारे में कुछ बात करी जा रही होगी। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के प्रेजेंस में एंड मिनरल्स के प्रेजेंस में। और कौन सा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस हो पाता है? उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर करके लीव्स में ही प्रेजेंट होते हैं। ऐसा भी हो सकता है स्टेम में भी प्रेजेंट हो, तो स्टेम में अगर प्रेजेंट होगा तो स्टेम भी फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। तो चांसेस यही हैं कि प्लांट का जो भी पार्ट ग्रीन कलर का है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा और अपना फूड प्रिपेयर कर रहा होगा। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं इस लैंग्वेज में, जो बुकिश लैंग्वेज है। इसमें क्या कह रहा है? लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। For this, they use water and carbon dioxide from air. This process is called photosynthesis. अच्छा, ये ग्रीन कलर पिगमेंट सब्सटेंस क्या है? इसी को बोलते हैं क्लोरोफिल। CHLOROPHYLL। ठीक है, तो क्लोरोफिल यहाँ पे आपको लिखना है। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, for this they use water and carbon dioxide from air. This process is called photosynthesis. Oxygen is given out in this process. जब भी photosynthesis होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा। ठीक है, the food prepared by leaves ultimately gets stored in different part of plants as starch. तो प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में आपने पहले पढ़ा हुआ होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स होते हैं, 2 सिंपल फॉर्म्स होते हैं, एक स्टार्च और दूसरा शुगर। दोनों ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट यहाँ पे तो प्रिपेयर हो गया फूड, यहाँ पे लीव्स होते हैं। उसके बाद अलग अलग पार्ट्स में इन फूड्स को भेजा जाता है। कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स में सारा का सारा फूड स्टोर होता है। ठीक है, जैसे शलजम हो गया, उसके रूट में पूरा का पूरा फूड स्टोर्ड है। और भी कैरेट हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो। इसमें ये क्लियर पता चलता है कि जो भी फूड प्रिपेयर हो रहा है वो एक पर्टिकुलर जगह जाके कंसंट्रेट हो रहा है। बाकी ऐसा नहीं कि बाकी सब जगह फूड नहीं पहुंच रहा है, बाकी सब जगह में फूड पहुंच रहा है, लेकिन वहाँ पे स्टोर नहीं हो रहा, वहाँ पे वो यूटिलाइज हो जा रहा है। अच्छा, इससे एक और चीज़ आपको क्लियर होती है कि जो भी फूड प्रिपेयर होता है अगर वो स्टोर हो रहा है तो कौन से फॉर्म में स्टोर होगा? स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च क्या होता है? आपको शायद पहले बताया होगा मैंने कि जैसे आपका आलू है, आलू को बीच में से काट दिया और उसको जब धुलते हैं तो कुछ वाइट सा कुछ निकलता है, जिसकी वजह से पानी का कलर दूधिया हो जाता है। तो वो जो वाइट सा कुछ निकल रहा है उसी को स्टार्च बोलते हैं। चावल को भी अगर ऐसे आप धुलो तो एक वाइट कलर का कुछ निकलता है जो पानी को पूरा दूधिया कर देता है, वाइट कलर का कर देता है, तो वो भी स्टार्च है। जो ब्रेड होता है, ब्रेड के बीच वाला जो वाइट वाला पार्ट होता है वो भी एक तरीके का स्टार्च है। तो स्टार्च बेसिकली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आई होप फोटोसिंथेसिस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जो राइट साइड में ये फिगर दिया हुआ है,
इसमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं कि देखो सनलाइट, ये जो लीव्स हैं, लीव्स को सनलाइट मिल रही है डायरेक्टली, वाटर मिल रहा है नीचे स्टेम से जो रूट्स के थ्रू आ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है एटमॉस्फेयर के थ्रू, और लीव्स में क्लोरोफिल तो होगा ही होगा। इन सारी चीज़ों को मिला के ये क्या प्रिपेयर कर रहा है, अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है। तो आई होप ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे जब भी जिस भी क्लास में आपको फोटोसिंथेसिस मिलेगा, आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, थोड़ा सा आपका लेवल स्टैंडर्ड हो सकता है आगे आने वाले क्लासेस में, लेकिन बेसिकली यही चीज़ को रिपीट कर करके बोला जाता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के, थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज़ करके बोला जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रूट्स के बारे में कह रहा है, द रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। तो रूट्स की वजह से कोई पेड़ या पौधा सीधा खड़ा हो पाता है। वो जो है उसका वो रूट्स जो है इतने अच्छे से उसको पकड़ा हुआ होता है ज़मीन को कि वो प्लांट सीधा सीधा खड़ा होता है, वो गिरता नहीं है। ठीक है, दे आर सेड टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल। ये जो है एंकर करते हैं प्लांट को सॉइल में। मतलब एंकर, मतलब आप एंकर, ये जो वर्ड है, ये टर्म है, ये वहाँ से आता है। आपने कोई शिप वगैरह देखा होगा, तो शिप को जब डॉक करते हैं, जो किनारे पे लेके आते हैं, तो शिप में से एक बड़ा सा लोहे का कुछ वो होता है, एक बड़ा सा ऐसा करके कुछ दिखता होता है। एंकर अगर आपने कंपनी का स्विच वगैरह देखा होगा तो उसमें ऐसा करके कुछ बना हुआ होता है। ठीक है, यहाँ ऐसा करके कुछ होता है। तो एंकर क्या करता है, एंकर जो है ज़मीन पे इसको फंसा देते हैं जो जहाज़ से कनेक्टेड होता है। तो इससे क्या होता है कि जहाज़ इधर उधर कहीं बाहर नहीं निकलता है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपके साइकिल का स्टैंड होता है, आपने स्टैंड लगा दिया तो साइकिल वहीं पे खड़ा हो जाता है, वैसे ही जो शिप होता है उसका एंकर होता है, उसकी वजह से शिप एक जगह पे खड़ा होता है। तो वैसे ही प्लांट्स का जो एंकर होता है उसकी वजह से प्लांट एक जगह पे खड़ा होता है सॉइल में। ठीक है, अब देखो कई बार ऐसा होता है कि जो रूट्स होते हैं बहुत अच्छे से अगर ज़मीन को नहीं पकड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से सॉइल को जकड़े हुए नहीं है, तो कभी आंधी वगैरह आती है तो वो पेड़ गिर जाता है। तो उसके पीछे कारण ये हो सकता है मिट्टी वहाँ का कट गया हो, या फिर प्लांट अभी नया नया तैयार हुआ हो, या फिर ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा पुराना प्लांट हो गया हो और पहले वाली स्ट्रेंथ नहीं रह गई उसके रूट्स में। तो ये कुछ रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो पेड़ गिरा हुआ हो। लेकिन मेन रूट्स का यही काम होता है कि वो पेड़ को गिरने ना दे, वो एक जगह पे खड़े रहने के लिए उसको हेल्प करे। ठीक है, आगे कह रहा है टाइप्स ऑफ रूट्स। दो तरह के रूट्स होते हैं, एक टैप रूट होता है और दूसरा फाइब्रस रूट्स। टैप रूट्स के बारे में क्या कह रहा है, इन अ प्लांट विद द टैप रूट सिस्टम द टैप रूट इज द लार्जेस्ट, मोस्ट सेंट्रल एंड मोस्ट डोमिनेंट रूट फ्रॉम विच अदर रूट्स स्प्राउट लेटरली। तो देखो टैप रूट के बारे में ये कह रहा है कि एक मेन बड़ा सा मोटा सा रूट होता है। ठीक है, बहुत मोटा सा रूट होगा, बहुत ही ज़्यादा मोटा पार्ट होता है ये, और इससे जो निकलने वाले जो साइड में रूट्स होते हैं वो रिलेटिवली थोड़े पतले होते हैं। ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर फोटो में आप देख सकते हो कि ये मोटा सा रूट है। ठीक है, इस रूट में से जो साइड में रूट्स निकले हुए हैं उनको लेटरल रूट बोला जा रहा है, और जो मेन रूट है, मोटा वाला पार्ट है, इसको क्या बोल रहा है, टैप रूट। तो टैप रूट सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो आपको टैप रूट वाला ही सिस्टम मिलेगा। अगर गाजर की बात करी जाए तो गाजर बहुत बढ़िया एग्जांपल है टैप रूट का। गाजर में क्या होता है कि वो पूरा का पूरा जो गाजर होता है वो भी एक तरीके का रूट है। ठीक है, मोटा सा बिल्कुल गाजर होगा और उसमें बिल्कुल साइड में हल्के हल्के रेसे निकले हुए होते हैं, तो वो लेटरल रूट हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे आप एग्जांपल्स दे सकते हो। जैसे अगर गेंदे का पेड़ आपने देखा होगा, पौधा देखा होगा, उसको अगर आप उखाड़ते हो तो उसमें भी ऐसे ही एक टैप रूट होगा और उससे साइड में निकलने वाले लेटरल रूट्स होते हैं। फिर आता है फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट में क्या होता है, अ फाइब्रस रूट सिस्टम इज़ यूजुअली फॉर्म्ड बाय थिन मॉडरेटली ब्रांचिंग रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द स्टेम। इसमें क्या होता है कि एक स्टेम जो होता है उससे सारे के सारे जो रूट्स निकले हुए होते हैं सब एक ही जगह से निकलते हैं, और सारे के सारे रूट्स का साइज़ ऑलमोस्ट सेम होता है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली सेम होता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम होता है। कोई भी बिल्कुल मोटा नहीं होगा, कोई भी बिल्कुल पतला नहीं होगा, और सबका लेंथ साइज़ ऑलमोस्ट सेम हो सकता है।
जैसा यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसका प्राइम एग्जांपल क्या है, घास। अगर आप घास देखोगे तो घास को अगर आप उखाड़ते हो तो देखते हो कि जो भी रूट में था, जो भी रूट वाले पार्ट्स थे, सारे जो रूट सिस्टम था उसकी साइज़ लेंथ ऑलमोस्ट सेम थी। ठीक है, तो इन्हीं को फाइब्रस रूट्स बोला जाता है। इसके अलावा भी आप अपनी तरफ से भी बहुत सारे एग्जांपल्स ढूंढ सकते हो। अगर आपको कोई आइडिया लगता है तो आप जो है अपने नोटबुक में लिख भी सकते हो। ठीक है, तो फाइब्रस रूट्स में और टैप रूट्स में आपको क्लियरली आपको अंतर समझ में आ गया होगा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, टैप रूट जो होगा उसके लीव्स अगर आप देखोगे तो लीव्स कैसे होते हैं, ये ऐसे करके कुछ टाइप का ऐसे निकला हुआ होगा। जैसे इसमें जो वेन होता है, एक मेन वेन होता है और लेटरल वेन्स होते हैं, बिल्कुल इसके रूट की तरफ। और वैसे अगर फाइब्रस रूट्स हैं तो इसमें पैरेलल वेनेशन होता है, इसमें पैरेलल में सारे के सारे वेन्स होते हैं। कोई भी वेन मोटा या पतला नहीं होता, सबका ऑलमोस्ट जो साइज़ होता है वो सेम होता है। तो इससे पता चलता है कि फाइब्रस रूट होगा। कोई सा भी, जैसे अब घास को ही देख लो, ग्रास को देख लो, तो उसके लीव्स को देखोगे तो वहाँ पे आपको पैरेलल वेनेशन मिलेगा उसके लीव्स के में। और ऐसे ही जो जिसमें भी पैरेलल वेनेशन है उसमें फाइब्रस रूट्स होंगे, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करते हो, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं, उनके लीव्स को देख के बता सकते हैं कि इसका जो रूट है वो फाइब्रस होगा या फिर टैप रूट होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे आता है फ्लावर्स का पार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं प्लांट के। वैसे प्लांट का ही क्या, किसी भी लिविंग थिंग का हर पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फ्लावर्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि फ्लावर्स ही अल्टीमेटली सीड्स के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जिसकी वजह से एक नया पौधा तैयार हो पाता है। तो अभी बस इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, बाकी फिर अगले लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। अ फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन प्लांट्स। तो फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मतलब ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से एक नया पौधा तैयार होगा। ठीक है, द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर आर द पेटल्स। तो ये जो पेटल्स होते हैं इनको पंखुड़ियाँ बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है, जो ये ओपन वाला पार्ट है, इसको पेटल्स बोला जाता है। द स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेपल्स। तो स्मॉल जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब जब बर्ड्स एक ग्रीन कलर का जो कोटिंग था उसके ऊपर, ठीक है, जो वो ग्रीन कलर का कोटिंग जो होता है वो एनवलप होता है, वो जब खुलता है उसके बाद ही अंदर से फूल निकलता है। जो ग्रीन कलर का जो एनवलप है उसी को सेपल्स बोला जाता है। इसमें थोड़ा ये सही नहीं दिखाया हुआ है, वो नीचे छुपा हुआ है, वो जो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, हम जब क्लासरूम में इन सब चीज़ों को वापस से पढ़ेंगे तो हम फूल को क्लास में ला के देख भी लेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ भी लेंगे। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।